दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं गीता श्री जी। गीता श्री जी एक बड़ा नाम है कहानी की दुनिया में, और ये कहानियां भी लिखती हैं, पत्रकार भी हैं। अभी इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं परिचय जितना मुझे जानकारी है मैं दूंगा। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बातचीत के मंच पर, इस स्टूडियो में। शुक्रिया अरविंद जी, मुझे इनवाइट करने के लिए अपने मंच पे। नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप इतने व्यस्त रहने के बाद भी अगर आपने समय निकाल लिया है मेरे लिए, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं थोड़ा सा आपके बारे में परिचय दे रहा हूँ, और अगर कुछ छूट जाएगा तो फिर आप उसको थोड़ा ठीक करा दीजिएगा। संक्षेप में। हाँ, इनके जो गीता जी के कई कहानी संग्रह आ चुके हैं। एक तो प्रार्थना के बाहर और अन्य कहानियां, ये वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। स्वप्न, साजिश और स्त्री, ये भी कहानी संग्रह है, ये सामयिक प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। डाउनलोड होते हैं सपने, ये भी कहानी संग्रह है, शिल्पायन से प्रकाशन हुआ है इसका। लेडीज सर्कल कहानी संग्रह राजपाल एंड सन से। और जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, आपका एक संग्रह ये भी है, लिट्टी चोखा और अन्य कहानियां, ये भी राजपाल से ही है। हाँ, तो हाँ, ये अभी शायद इसी पुस्तक मेले में शायद रिलीज हुई थी। जी ऐसा कुछ जी था जी 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 हाँ, इसकी काफी चर्चा मैंने देखी थी फेसबुक वगैरह पे। उसके बाद से इन्होंने उपन्यास लिखा हसीनाबाद, ये वाणी प्रकाशन से 2017 में हुआ है। और उसके बाद से स्त्री विमर्शपन की एक पुस्तक आई है, औरत की बोली, ये सामयिक प्रकाशन से है। एक दूसरा भी सामयिक प्रकाशन से है, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र। फिर सपनों की मंडी, आदिवासी लड़कियों की तस्करी पर, माने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर, लड़कियों के ट्रैफिकिंग पर यह आधारित शोध है। फिर भूत लेखा, रहस्य रोमांच कहानी संग्रह, इस पर मैं बात करूंगा आपसे। भूत खेला रहस्य रोमांच कहानी संग्रह, वाणी प्रकाशन से। वाया मीडिया, एक रोमिंग करस्पॉन्डेंट की डायरी, ये उपन्यास है, वाणी प्रकाशन से आया है, ये 2019 में। उसके बाद से गीता जी ने संपादन किया है कई पुस्तकों का, जैसे नागपाश में स्त्री, ये पूरा का पूरा स्त्री विमर्श पर है। कल के कलाकार, ये बच्चों के लिए बाल कथा जी। स्त्री को पुकारते हैं स्वप्न, ये कहानी संग्रह है, हिंदी सिनेमा। दुनिया से अलग दुनिया, सिनेमा पर भी लिखा है आपने। फिर कथा रंग पूर्वी, ये कहानी संग्रह है। 23 लेखिकाएं और राजेंद्र यादव, ये मतलब 23 लेखिकाओं का व्यक्तित्व के बारे में आपने इसमें लिखा जी। नहीं, 23 लेखिकाओं ने मिलकर राजेंद्र यादव पर लिखा है। ये अपनी तरह की अनूठी किताब है हिंदी में इस तरह की किताब लिखी नहीं गई, पश्चिम में जरूर लिखी गई है। हिंदी में ये अनूठी किताब है कि किसी एक लेखक पर 23 लेखिकाओं ने मिलकर कुछ लिखा हो, अच्छा बुरा खराब विलेन नायक बना के, लेकिन अलग तरह की किताब है ये हिंदी की, जो सलाई थी, बेस्ट सेलर हुई थी। ये रेखाएं बोलती हैं, ये रेखा चित्र है, शिवना प्रकाशन से आई है। रेखाएं बोलती हैं, इसका दूसरा पार्ट भी आया है, ये भी शिवना प्रकाशन से है। वारिसों की जुबानी 2020, ये संस्मरण है आपके। इतनी कम उम्र में संस्मरण भी लिखने लगी? नहीं, वारिसों की जुबानी पर अगर अलग से बात करेंगे तो ये हिंदी में ये भी अपने तरह की अलग किताब है। आप इसमें पूछिएगा तो मैं आपको बताऊंगी। जी, बात करिएगा, अभी बता दूंगी। एक लाइन में तो सस्पेंस खत्म। हाँ, वो रहस्य रोमांच वाला भी तो आप ही का है, इसलिए सस्पेंस बरकरार है। हाँ, नहीं, ये वारिसों की जुबानी पे बात करना बहुत जरूरी है। करेंगे। पुरस्कार भी और सम्मान भी काफी गीता जी को मिल चुका है। 2008-9 में पत्रकारिता का नहीं, जरा बोलने दीजिए। आज तो मंच मेरा है, आप मुझे संकोच होता है। पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार जो रामनाथ गोयनका बेस्ट हिंदी जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर समेत अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हैं। अच्छी बात है। थैंक यू। राष्ट्रीय स्तर के 5 मीडिया फेलोशिप और उसके तहत विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर गहन शोध,
कथा साहित्य के लिए इला त्रिवेणी सम्मान 2013, सृजन गाथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार सरकार की तरफ से बिहार गौरव सम्मान 2015 में। कुलदेवी परंपरा पर सीनियर फेलोशिप वर्ष 2016-17 संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। कथा समग्र के लिए बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान 2015। स्त्री विमर्श के लिए रमणिका गुप्ता फाउंडेशन सम्मान 2018। सृजन कुंज कथा सम्मान 2019। हसीनाबाद उपन्यास के लिए मध्य प्रदेश का शिवना कथा सम्मान 2019। दशक से सक्रिय पत्रकारिता के बाद फिलहाल स्वतंत्र पत्रकारिता और साहित्य लेखन। पहले तो हम बातचीत आपकी करते हैं पत्रकारिता के बारे में। पत्रकारिता मतलब ये कि आप मतलब मीडिया हाउस से जुड़ के पत्रकारिता किया है आपने, किसी खास अखबार समूह से या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से? जी, मैं 91 से एक्टिव जर्नलिज्म में हूँ और लगातार मीडिया हाउसेज में ही काम किया है। मैं 2016 में मैंने फ्रीलांस अपनी मर्जी से जॉब छोड़ के और मैं स्वतंत्र रूप से लेखन में आ गई हूँ। मैं उसके पहले जो मेरी आखिरी नौकरी थी वो लाइव इंडिया चैनल की एडिटर के तौर पे थी। वो चैनल का वेबसाइट की एडिटर थी। उसके ठीक पहले एक बिंदिया मैगजीन थी महिलाओं के लिए, उसमें एडिटर थी मैं 1.5-2 साल। उससे पहले 2013 तक मैं आउटलुक हिंदी में थी 10-11 साल। आउटलुक हिंदी की शुरुआती टीम जो थी, डमी निकालने वाली टीम, उसमें मैं थी, अकेली थी उस समय मैं उस टीम में। बाद में बहुत लोग आए। तो मैं आउटलुक में 11 साल मैं आउटलुक में रही हूँ, हिंदी आउटलुक में। उसके पहले मेरे ढेर सारे अखबारों में थी और पायनियर ग्रुप में थी, स्वतंत्र भारत में, अक्षर भारत में, webdunia.com जो विश्व का पहला हिंदी पोर्टल था। उस समय कोई भी न्यूज़ पोर्टल नहीं था देश में, उसमें मैं दिल्ली ब्यूरो की हेड थी यहाँ पे। और उसके पहले ढेर सारे अखबार मेरे, दूरदर्शन का जब डीडी न्यूज़ शुरू हुआ तो उसमें मैंने 6 महीने काम किया, टीवी में भी काम किया, वेबसाइट में इंटरनेट जर्नलिज्म किया। अंत में फिर मैं आउटलुक में आके टिक गई और टिकी मैं काफी 11 साल। उसके बाद दो जगह काम किया, वो दोनों छोड़ के फिर मैं स्वतंत्र लेखन करने लगी हूँ। लेकिन स्वतंत्र पत्रकारिता करती हूँ क्योंकि मैं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ और अभी भी मुझे वो कार्ड, वो स्टेटस है मेरा। उस स्टेटस के लिए मुझे पत्रकारिता करनी पड़ती है। तो अखबारों में मैं आज भी आलेख पत्रिकाओं में लिखती हूँ क्योंकि मुझे भारत सरकार से जो मान्यता प्राप्त है वहाँ पे मुझे एक जर्नलिस्ट के रूप में अपना स्टेटस रखना होता है। तो उसके लिए पत्रकारिता मैं नहीं छोड़ सकती, तो वो मैं पत्रकारिता करती हूँ। लेकिन अब वो उतना सीरियस नहीं है अफेयर मेरे लिए। सीरियस तब तक था जब तक मैं नौकरी कर रही थी। अब मैं साल में मुझे 15 कटिंग 16 कटिंग चाहिए होती है, तो मैं उसके लिए काम करती हूँ कि मुझे स्टेटस बहाल रखना है। लेकिन मेरा पूरा मन स्वतंत्र लेखन में लगता है, लिटरेचर की तरफ, साहित्य में पूरी तरह से मेरा मन अब लगने लगा है। तो पत्रकारिता बस साइड में है, चल रही है क्योंकि स्टेटस बहाल रखना है। एक तो आपका कहानी संग्रह लिट्टी चोखा और अन्य कहानियां हैं, तो पहले थोड़ा इसके बारे में बताइए। लिट्टी चोखा का नाम सुनते ही तो एक तो
मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं भी बिहार का जी रहने वाला हूँ, मैं छपरा जिला का रहने है। वाला हूँ। ओ हाँ। ओ गोर लगता नहीं। और वो इसके म- बारे में थोड़ा बताइए, कहानी संग्रह के बारे में। ये तो कहानी शीर्षक होगा कोई कहानी का। और हाँ, जी, एक जी कहानी है जी। इसमें, लिट्टी चोखा एवं चटनी ऐसे करके। उस कहानी के शीर्षक से ये नाम संग्रह का मैंने रखने का नहीं सोचा था, लेकिन इस संग्रह की जो प्रकाशक है मीरा जौहरी जी, उनसे ऐसी शाम को एक अनौपचारिक बैठक थी इंडिया हैबिट आर्ट सेंटर में। हम कॉफी पी रहे थे बैठ के, तो उनको बिहार की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तो उन्होंने कहा कुछ स्पेशल कुछ वहां का सुनाइए। तो मैं उनको अपने बिहार की शादियों के बारे में बताने लगी कि वहाँ कैसे कैसे हलवाई आते हैं, क्या क्या बनाते हैं। फिर लिट्टी चोखा का जिक्र चला, तो उन्होंने कहा कि इस नाम से कहानी संग्रह करे। तो मैंने कहा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ बिहार के बैकग्राउंड पे लिखी हुई कहानियां चाहिए जो कहीं छपी ना हो। तो मैं तो कहानियां लिख लिख के रखती रहती हूँ, मुझे हड़बड़ी नहीं। अब पिछले कुछ सालों में मैं उससे उबर चुकी हूँ कि मुझे बहुत जल्दबाजी है कहानियां छपवाने की। मैं कहानी लिख के, मेरे पास स्टॉक में कहानियां रहती हैं। मुझे अब कोई जल्दी नहीं है। मैं हंस में छपे हुए मुझे 3 साल हो गए, मैं जब चाहूँ भेजू छप सकती हूँ, लेकिन नहीं भेजती हूँ क्योंकि मन नहीं होता। अब कहानियां मैं लिखती हूँ, रखती हूँ, जब मन होगा भेजेंगे। अब वो जल्दबाजी और वो छटपटाहट खत्म हो चुकी है मेरी। न मैं नई भी नहीं हूँ। तो मैंने उनसे बातचीत शाम को हुई, इस पे तय हुआ, तो मैंने कहा ठीक है। मैं हंसी कि लिट्टी चोखा, कल को आप कहेंगे दही चूड़ा आम रख दीजिए, दाल बाटी चूरमा। उसके बाद इसका बहुत मजाक बना फेसबुक पर। जैसे ही मैंने नाम डाला, उसके बाद मेरे सारे मित्रगण आ गए और अपने अपने प्रदेश का सबने किताबों का नाम रखा, और बहुत मजा मजा इसमें लोगों ने मजे किए, और मैंने इसको बहुत पॉजिटिव ढंग से लिया कि अच्छी बातचीत हुई। इसमें सारी कहानियां बिहार के ग्रामीण परिवेश की कहानियां हैं, मेरे अपने लोग की। मैं बज्जिकांचल से हूँ, जो आप छपरा से हैं, बिल्कुल आप भोजपुरी इलाके से हैं। मैं बज्जिका भाषी हूँ, तो गंगा उस पार की हूँ। तो हमारे इलाके वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मिथिलांचल का कुछ हिस्सा, वो सब हमारा इलाका है। वैशाली जिला मेरा गांव है, जिले में मेरा गांव है, मुजफ्फरपुर में हम लोग रहते हैं। तो वहाँ की जो 25 साल पहले की जो स्मृतियां थी, उन स्मृतियों के आधार पर वो कहानियां हैं। कुछ कहानियां अभी की हैं कि जब मैं गांव वापस जाती हूँ तो बदलाव देखती हूँ, मैं वो वही पुराना गांव, अपनी स्मृति का गांव ढूंढती हूँ, तो वो नहीं मिलता। तो वो उस विस्मृत लोक की खोज है, और वो सब चीजें जो छूट गई हैं, वो लोक रीति रिवाज, वो लोग। तो मैं इन कहानियों से उनको फिर से अपने को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो वो वैसी कहानियां हैं लिट्टी चोखा में। जी हाँ, इसकी काफी चर्चा हुई क्योंकि पुस्तक मेला में ये प्रकाशित हुई। और पहली बात तो इसके नाम ने मुझे बहुत आकर्षित किया। जी और मैं इस संग्रह को मंगाने की सोच ही रहा था, तो ये सारा सब तब तक सारा खेल, लेकिन मैं नहीं इसे नहीं, मंगाऊंगा, इसे ऑनलाइन। पढ़ूंगा। हाँ जी ऑनलाइन जी। है ये शायद, मेरे ख्याल से है। हाँ जी, है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन बहुत सारी किताब मैंने भी बहुत मंगवाई है, किताबें ऑनलाइन आ रही है किताबें। नाम मुझे भी अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं लिट्टी चोखा रखूंगी, क्योंकि मुझे लगता था लोग मजाक उड़ाएंगे, और वही हुआ कि लोगों ने खूब मजाक उड़ाया मेरा। लेकिन मुझे उस मजाक में भी बहुत मजा आया, और मैंने उसको बहुत पॉजिटिव ढंग से लिया कि लोगों ने सब अपने अपने स्टेट का, अपने इलाके का खाना वहां पे लिखने लगे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। तो बड़ा मजा आया, तो नाम से लोगों को बड़ा अट्रैक्ट किया। और ये बिकी भी किताब उसी इलाके में ज्यादा है जहाँ लिट्टी चोखा खाने वाले लोग हैं। और सबसे मजेदार हुआ कि इसी बीच वो दिल्ली हाट में जाके अपने प्रधानमंत्री जी लिट्टी चोखा खाते हुए फोटो लगा उनका उसी दौरान। तो उससे भी किताब और लोगों ने कहा देखो मोदी जी तुम्हारा प्रचार करने चले गए। तो इस तरह से इसकी थोड़ी चर्चा हो गई, और नाम अट्रैक्ट करता ही है तो लोगों को अच्छा लगा। और इसलिए तो आप पढ़िएगा, फिर बाकी तब आपको बात करने में आपको मजा आता। हाँ हाँ। आपके एक जो किताब है, भूत खेला रहस्य रोमांच कहानी जी संग्रह, जी। ये सब मतलब आपने कलेक्शन मतलब संपादन किया हुआ है कि इसमें आपकी भी कुछ नहीं, कहानियां हैं? मेरी इसमें मेरी ही कहानियां हैं। देखिए, भूत प्रेत में यकीन नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं देखे, तो मैं ये नहीं कह सकती कि भूत होते हैं। लेकिन आप जिस इलाके से आते हैं, आप अपने गांव को याद करिए, अपने बचपन को याद करिए। मैं तो गांव में रही हूँ, मेरा पूरा बचपन गांव में बीता है। तो वो गाछी है, वो बुधा गाछी
अच्छी है, वो पेड़ है, वो भुतहा पेड़ है, वो ब्रह्म बाबा है, तो रात में वहां नहीं जाना है, वो कुआं भुतहा है, उस कुएं से आवाज आती है, उसमें नहीं जाना है। तो इतनी ज्यादा किस्से और इतने ज्यादा, अच्छा रोज रात को हम लोग को किस्सा सुनने की आदत, तो ज्यादातर हम लोग भूत प्रेत की कहानियां सुनते थे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। उसके बाद जब मैं गांव में बहुत ज्यादा रहती थी, तो मैंने अपने आंगन में, पटीदारी में, अगल बगल में भूत खेला बहुत देखा है। और ज्यादातर औरतों को ही, मैंने पुरुषों के ऊपर भी देखा है, लेकिन औरतों के ऊपर। अब उस समय मुझे क्या पता था, मैं छोटी थी, मुझे क्या पता कि ये औरतें कितनी सताई हुई हैं, कितनी प्रॉब्लम में है, उससे निकलने के लिए किसी के देह पर देवी आ जाती है, किसी के देह पर भूत आ जाती है। अब क्यों नहीं आती? आखिर वही गांव है, वही लोग हैं, अब क्यों नहीं औरतें भूत खिलाती हैं, देवी खिलाती नहीं खिलाती हैं? लेकिन वो दौर था जब स्त्रियों का दमन हो रहा था सामंती परिवेश में, तो उससे टकराव का, उससे निकलने का या अपनी बात मनवाने का उससे बेहतर कोई साधन नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने जो कहानियां लिखी वो किसी अंधविश्वास है ये साबित करने के लिए नहीं, एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं कि इसमें भूत होते हैं। मेरी कहानियों में जो भूत है वो भारतीय समाज का, पैट्रियार्की का गिल्ट है, और ये बताने के लिए कि जो 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 दमन होता था स्त्रियों का, जो शोषण होता था उस काल में, उस काल की कहानियां हैं। आज की उसमें एक दो कहानियां, आजकल की एक दो कहानियां हैं उसमें, वो भी इसलिए डाला कि मुझे किसी ने नरेट किया और कहानियां लोगों ने मुझे दी। मैं आपको बताऊं, जब ये संग्रह आया उसके बाद मेरे पास वीडियोज हैं। वीडियो चलाने का होता ना, तो मैं कुछ वीडियो चलाती कि लोगों ने, मैंने वीडियो बनाया जिन लोगों ने अपने साथ घटे किस्से सुनाए कि उनके घर में सामान ऐसे हवा में फ्लाई करने लगता था। कुछ लोगों ने, कम से कम 3-4 वीडियो है मेरे पास जिसमें लोगों ने अपने साथ हुए सॉरी, अपने साथ जो उनके साथ घटा वो किस्से सुनाए। तो कई बार किस्सा ऐसा नहीं है कि आपने भूत देखा हो तभी आप भूत लिखेंगे, आपके साथ दुख घटा हो तभी आप दुख लिखेंगे। सैकड़ों कहानियां हम लिखते हैं, 300 कहानी प्रेमचंद ने लिखा, तो क्या 300 घटना उनके साथ घटी? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा अनुभव संसार दूसरों की कहानियों से, दूसरों के अनुभव से संपन्न होता है, समृद्ध होता है। तो मैं बहुत सारे किस्से सुने थे, तो मेरे दिमाग में वो भूत के किस्से जमे हुए थे, मैं लिखना चाहती थी। संयोग ऐसा बना कि मैं वाणी प्रकाशन में बैठी थी, मैं उनकी राइटर हूँ, उनके यहाँ बैठी थी, तो अदिति वहां पे है, अदिति माहेश्वरी, तो उसने कहा कि हम भूतों पे सोच रहे हैं, तो मैंने कहा मैं लिखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा लिखिए, और उसके बाद इस तरह से अदिति ने जोर डाल के हमसे लिखवा लिया, तो मुझे मजा आने लगा। उसके बाद एक संग्रह आया, कहानियां मेरे पास अभी बहुत है कि, लेकिन देखिए भय भी एक मनोरंजन है। आप फिल्मों को देखेंगे ना, भय थ्रिलर देखते हैं लोग, क्राइम स्टोरीज देखी जाती हैं, पढ़ी जाती है, फिल्में देखी जाती हैं, तो इन सब का, अब इसमें आप लॉजिक ढूंढेंगे तो एक्शन फिल्मों में भी कोई लॉजिक नहीं है, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में भी लॉजिक नहीं है आपका, तो लॉजिक से नहीं है। एक बहुत सारे किस्से जो हमने बचपन में सुने, उसमें लॉजिक कहाँ है कि भाई एक राजा की एक राजकुमारी थी और 7 बेटे थे, 7 भाई, तो उसको स्वर्ण फूल चाहिए, तो मुंह फुला के बैठ जाती है, तो 7 भाई निकलते हैं स्वर्ण फूल ढूंढने। लॉजिकल हमारे मिथकीय किस्से में भी आप लॉजिक से काम नहीं ले सकते। तो जितने लोक कथाएं हैं उनमें आप लॉजिक से काम ले ही नहीं सकते। आप उसमें से बिटवीन द लाइंस निकाल सकते हैं, आप उसमें से मैसेज निकाल सकते हैं, आप उस लोक कथा के जरिए अपने उस काल खंड के समाज और उसकी मानसिकता को समझ सकते हैं। तो ये भूत कहानियां मैंने इसलिए लिखी है, और कहानियां कि एक तो मनोरंजन भी होता है, लोगों का मन लगता है, बहुत मनलग्गू कहानियां होती है तो लोगों का मन लगता है। और बहुत सारे लोगों ने पढ़ के मुझे कहा, अरे हमें तो बचपन में कहानी सुनी थी। एक हाथ वाली कहानी है कि वो जब कुछ मांगती है तो हाथ लंबा हो जाता है, ये पूरे बिहार में कहानी लोग जानते हैं कि वो हाथ लंबा हो जाता है उसका, वो कहानी भी है इसमें। तो ये सारी कथाएं जो मैंने सुनी थी उनको मैंने एक पिरो दिया, और छापने वाले भी लोग थे तो हो गया। और देखो कलाकार को ना अपने को एक चुनौती भी देनी चाहिए और रेंज बड़ा करना चाहिए, तो मैंने रेंज बड़ा किया। अब देखिए काफका की एक कहानी है मेटामॉर्फोसिस, उसमें कायांतरण होता है कि वो कीड़े में बदल जाता है। तो क्या ऐसा रियल है? जादुई यथार्थवाद भी कोई चीज है ना। आप वो अचानक से वो कीड़े में बदल जाता है, तो सचमुच कोई कीड़े में नहीं बदलता, लेकिन आप इसको एक बहुत बड़े मेटाफर के तौर पे देखिए,
रूपक के तौर पे देखिए, तो मेरे भूत खेला में जो भूत हैं वो मेटाफर के तौर पे आए, रूपकों के तौर पे आए हैं। भारतीय समाज का गिल्ट है, भारतीय समाज के ऊपर मेरा एक आईना दिखाने की कोशिश है कि स्त्रियों का दमन शोषण इस सामंती परिवेश में कैसे होता था, उससे निकलने के लिए वो कौन से रास्ते अपनाती थी। वही हमारे बचपन में सुने हुए भूत है जिनकी मैंने पड़ताल की है कहानियों में। लेकिन एक सवाल है यहाँ पर मेरे दिमाग में जी अभी बात आई है। जी 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 जैसे इंग्लिश में बहुत सारी घोस्ट स्टोरीज की बुक निकलती है, इंग्लिश में घोस्ट स्टोरीज वाह बड़े कॉमन है, मतलब। और हाँ मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो जो टीनेजर्स होते हैं या यंग तक, मतलब जब तक उनको समझ बहुत ज्यादा नहीं आती है, वो बहुत आकृष्ट होते हैं उन घोस्ट स्टोरीज वाली किताबों की तरफ। और फिर उनके अंदर एक डर सा, चूंकि हम लोग बचपन से ही बच्चों को डराते भी रहते हैं ना कि भूत आ जाएगा, ये प्रेत आ जाएगा, और फलाना जल्दी सो जाओ, और उधर मत जाना, अंधेरा है, और उस पेड़ हमारा पर भूत भकौआ है। बोलते थे। हाँ, तो ये बात सही है, मनोरंजन तो करता है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यही है कि कथाकार ने उन कहानियों को प्रेजेंट किस तरीके से किया है, मतलब वो स्टैब्लिश क्या किया है उसने। हाँ अगर यही मान मैं लीजिए बताने हाई की एस्टैब्लिश हो रहा है, हाई एस्टैब्लिश हो रहा है, तो ये सोचने यही वाली बात बताने है। हाँ मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ना मैंने है और ना मैंने संदेह, मैंने कुछ भी नहीं, मैंने एज इट इज जो कहानियां मेरे पास थी, जो मैंने सुनी थी, वो कहानियां मैंने डाली है। और हर कहानी में एक डिस्कोर्स है, विमर्श का सूत्र है। तो अगर जो सिर्फ मनोरंजन के लिए देखना चाहता है, जैसे मान लो कोई फिल्म रिलीज हुई, जैसे शकुंतला देवी रिलीज हुई, तो उसको कोई कोई कह रहा है कि ऐसी माँ थी, कोई कह रहा है ऐसी पत्नी थी। एक हाथी, अंधे चार अंधे मिलकर जब हाथी देखते हैं तो कोई रस्सी, कोई सांप, कोई कुछ बताता है। हर कहानी, हर किताब के साथ यही बात है कि 5 लोग एक फिल्म को देखते हैं, पांचों की 5 राय होती है। कोई माँ की दृष्टि से देखता है, कोई बेटी की दृष्टि से, कोई स्त्री की दृष्टि से, कोई पति की दृष्टि से देखता है। तो सबकी व्याख्याएं अलग अलग होती हैं। भूत खेला की व्याख्या आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो जो सिर्फ मन लगाने के लिए पढ़ना चाहते हो, मन लगा के निकल जाएंगे। लेकिन जो भारतीय समाज को समझना चाहते हैं, उसकी मूल संरचना को, उसकी जटिलताओं को, स्त्रियों की दशा और दिशा को समझना चाहते हैं, तो उस तरह से उस कहानी को देख सकते हैं। और मैंने कहीं नहीं कहा कि भूत है, भूत नहीं है। अगर मैंने कहीं लिखा कि हाँ वो भूत वहीं उसी पेड़ पे फिर रहने लगा, अगर मैंने ऐसा लिखा है, तो सोचने वाली बात है कि भूतों से पेड़ का रिश्ता क्या है। आखिर भूत कुएं और पेड़ से प्यार क्यों करते थे? क्या ये कोई मेटाफर नहीं हो सकता कि स्त्रियां पेड़ बचाती थी, स्त्रियां कुआं बचाती थी? ये पर्यावरण से जोड़कर आप नहीं देख सकते इसको कि भूतों का पानी से या कुएं से और पेड़ों से प्रेम क्यों है? तो मैं मेटाफर की तरह भूत को यूज किया है। आप उसमें से किस तरह से लेना चाहते हैं वो हमारा छोड़िए। मैं नहीं कह रही कि मैं अगर कह भी रही हूँ भूत है, मैंने तो भूमिका में अपना अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसलिए कहानी पढ़ने से पहले लोग भूमिका पढ़ लेते हैं, फिर कहानी पढ़ते हैं, तो मैं बच जाती हूँ। फिर मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं, जो आप सवाल उठा रहे हैं वो सवाल मेरे ऊपर कोई नहीं उठाता, मैंने पहले स्टैंड क्लियर कर दिया है। तो नहीं, जैसे इसलिए एक बिहार के गांव में अभी भी मतलब बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, बंगाल के गांव में अभी क्या होता है कि डाइन कह के औरतों को मारा जाता है। हाँ है बहुत ना? बहुत सही जगह, आप बहुत सही पॉइंट पे आए हैं, बहुत सही पॉइंट हाँ, पर आए। और मैं इसमें तो मैं ये जरा बता दूं, इसमें क्या है कि हाँ महाश्वेता देवी ने एक कहानी लिखी है, डायन, पढ़ी होगी आपने जरूर। हाँ जी जी तो जी, बहुत पॉपुलर कहानी उनकी है। हाँ, तो उसमें उन्होंने बाद में बहुत अच्छी तरह से सस्पेंस वगैरह सारा क्रिएट किया। लोग बाग डायन को मारने जाते हैं गुफा के अंदर, वो घुस जाती है। बाद में पता चलता है कि वो महिला जो है वो वहां के जमींदार या बड़े आदमी के बलात्कार का शिकार होती है, और वो प्रेग्नेंट होती है, और वो भाग जाती है, और वो गुफा में ही वो बच्चे को डिलीवर करती है। ये मतलब ये महाश्वेता देवी का दृष्टिकोण था, है जी ना? जी जी हाँ हाँ। तो तो हाँ, अब आप आप बताइए डाइन के बारे में, आप कुछ बताएं। आप ये जो मैंने पिछले साल आज तक लिट फेस्ट हुआ था, उसमें मेरा सेशन था इसी पर, हॉरर स्टोरीज पे। तो उसमें मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जो अभी भी यूट्यूब और साहित्य आज तक चैनल पे है, कि हमें शब्दकोश से चुड़ैल और डायन ये दोनों शब्द हटा देने चाहिए। ये दोनों घोर स्त्री विरोधी शब्द हैं। स्त्रियों को अपमानित करने के लिए इससे ज्यादा खराब शब्द हो ही नहीं सकते हैं। उसमें एक डायन है और एक चुड़ैल है। तो इसलिए मुझे मतलब एक खुलासा करना चाहती हूँ कि जब भूत खेला नाम पड़ा, उससे पहले एक एडिटर थे,
वहां पे, उन्होंने कहा कि इस किताब का नाम चुड़ैले लाइव रख दें। तो मैंने कहा कि रोक दीजिए किताब, बिल्कुल नहीं, मुझे इस किताब का ये नाम रखना ही नहीं है। तो क्या रखना? मैंने कहा भूत खेला, नहीं तो नहीं। आप बाजार सोच के चुड़ैले लाइव रखेंगे, खट से कोई उठा खरीद लेगा, लेकिन मैं अपने अपने कमिटमेंट के साथ अन्याय नहीं करूंगी, बेईमानी नहीं करूंगी। चुड़ैले तो मेरे जहन में ही नहीं है कहीं, मेरी किसी कहानी में कहीं। भूतनी है, भूत है, अगर भूत है तो भूतनी भी है। अब लोग कहेंगे कि चुड़ैल और उसमें, देखिए हमारे यहाँ जो, इस पर मैं एक सेशन कर चुकी हूँ भूत प्रेतों पे, बड़ा रिसर्च करके मैंने बात किया था कि प्रेत, भूत, चुड़ैल, डायन। डायन जो है वो जीवित स्त्री को बोलते हैं। वो होती है, ज्यादातर आपको मिलेगी झारखंड ट्राइबल इलाके में। और प्रॉपर्टी का मामला होता है कि प्रॉपर्टी हड़पने के लिए विडो स्त्री होती है, उसको कोई परिवार रखना नहीं चाहता, तो उसको डायन बना के, और मनहूस है और उसका विडो हो गई है, तो उसके साथ उस पर टॉर्चर करते हैं, अत्याचार करते हैं। ये है तो डायन। तो डायन पे तो मैंने कोई कहानी न लिखी, न लिखूंगी, बल्कि मेरा जो ट्रैफिकिंग वाली किताब है उसमें इस डायन प्रथा पे बहुत काम किया गया है। जब मैं आदिवासी इलाके में घूम रही थी, तो वहां पे जो लड़कियां गायब होती हैं, औरतें गायब होती हैं, तो कैसे कैसे गायब होती हैं, डायन बता के उनको मार दिया जाता है। एक तो ये चुड़ैल पे देखिए, पश्चिम आप यूरोप चले जाइए, मैं प्राग में घूम रही थी, तो वहां टॉयज बिकता है चुड़ैल का, चुड़ैल का टॉयज। एक हाथ में झाड़ू, एक छड़ी, वो झाड़ू पे बैठ के उड़ती है, और ऐसे दांत नुकीले निकले, वो चुड़ैल हो गए। मेरी बेटी भी थी साथ में, तो उसने वो खरीदा बहुत दिनों तक, वो उसमें से वो हंसी निकलती, ही करके हंसी निकलती है उसमें से। तो वहां पे वो भूत प्रेत को बहुत बेचते हैं, भूत टूर कराते हैं, घोस्ट टूर। आप जाएंगे वहां पे, कहीं भी पूरी दुनिया में घोस्ट टूर होता है, वो आप टिकट लीजिए और झूठ मूठ का नकली भूत दिखाएंगे आपको, ही मतलब कंकाल, और अचानक कोई आ जाएगा सामने, तो घोस्ट टूर कराते हैं। यूरोप में कोई बिल्डिंग है तो भूतहा है, ये किला है तो भूतहा है, वहां बहुत ज्यादा, और वहां पे इसको फैशन भी है, और लोग एंजॉय करते हैं वहां पे। हमारे यहाँ जो चुड़ैल है वो दुख का, अत्याचार का प्रतीक है। किसी स्त्री को कहते हैं कि चुड़ैल वो बनती है जो प्रेग्नेंट स्त्री होती है, वो मर जाती है प्रसव के दौरान, तो वो चुड़ैल हो जाती है, तो क्या बच्चों को खा जाती है। तो इसलिए ये कितना घिनौना कॉन्सेप्ट है औरत 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 के लिए, कि ऐसी औरत दूसरे के बच्चों को खा जाती है। तो ये मैं इनको स्त्री विरोधी मानती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ शब्द को से हटा देना चाहिए। तो मेरी जो भूतखेला आप पढ़ेंगे, इस पे मैं पूरा सेशन कर चुकी हूँ, कि कोई कहानी ऐसा नहीं कि उसमें चुड़ैल हो। भूत है और भूतनी है, और वो जो भूत है एक रोमांटिक भूत है, और जो भूतनी है बड़ी ममतामयी है। एक इसमें सिस्टरहुड है कि एक भूतनी दूसरी स्त्री को बचाती है, भूत बन गई है लेकिन दूसरी स्त्री को बचाती है, कि एक भूतनी है किसी लड़के को बचाती है क्योंकि उसके बच्चे से शक्ल मिलती है उसकी। तो बड़ा सहयोगी, पॉजिटिव, और जैसे मेरा स्वभाव है वैसा ही मेरे भूतों का भी उसमें स्वभाव है। इसलिए ना उसमें डायन का तो सवाल ही नहीं होता, चुड़ैल तो है ही नहीं है ना, मैंने चुड़ैल पे कहानी लिखी। अब मैं चुड़ैल शब्द सुनना भी पसंद नहीं करती हूँ। पिछले दिनों एक लेखिका, बहुत जूनियर लेखिका है, क्या पता सुन रही हो, एक सीनियर लेखिका के बारे में मेरे पास अभी तक सबूत है वो कि इतना खराब से कुछ डायन है, चुड़ैल, स्त्रियों को डायन और चुड़ैल कहती है। मैंने कहा आपको इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए कि अगर आप किसी से नाराज हैं तो आप उसको डायन और चुड़ैल कहेंगी, कैसे स्त्रियों के मुंह से निकलता है। मुझे तो बहुत दुखद है, और ये बात मैं एक न एक दिन मेरे भीतर धस गई है। ये बात तो एक न एक दिन मैं एक्सपोज करूंगी, लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। चाहे वो सीनियर राइटर थी, आप अपने कंटेम्पररी चाहे जूनियर, दुनिया की किसी भी स्त्री के बारे में अगर किसी ने डायन और चुड़ैल बोला तो मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हूं, मैं उसे पसंद नहीं कर सकती। जिस शब्द को मैं खदेड़ने की बात कर रही हूँ, इरेज करने की बात कर रही हूँ, वही गाली के तौर पे दूसरी स्त्री के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो आप मेरे आत्मीय दायरे में नहीं हो सकते। आप स्त्री हैं ही नहीं, आप स्त्री के नाम पर कलंक है। ऐसी स्त्रियां जो दूसरी स्त्री को डायन और चुड़ैल कहती है, मेरे लिए वो स्त्री है ही नहीं। जी अरविंद जी आगे। एक व्यक्तिगत सवाल। जी हाँ, जी हाँ। आप अंधेरे में जाती हैं तो डरती हैं बहुत उससे?
नहीं, भूत पहले डरती थी जब गांव में रहती थी। जब मैं दिल्ली आ गई और जब मैं हॉस्टल में थी तब भी डरती थी कि पीछे मुझे कई बार लगता था कोई रेल की पटरी मेरे हॉस्टल के कमरे के ठीक पीछे, मैंने एक आर्टिकल लिखा इस पे, तो लगता था कि कुछ चल रही है, कभी मुझे कोई दिखता था, कभी कोई दिखता था, ऐसा लगता था। लेकिन वो कोई चोर उचक्के उठाई गिरे राहगीर कोई होता होगा, लेकिन हम उसको भूत समझ लेते थे, अरे वो भूत। लेकिन मुठभेड़ कभी नहीं हुआ, कभी हो तो मैं यकीन करूं। लेकिन फिर कई बार लोग लॉजिक देते हैं, ईश्वर को नहीं देखा, हवा को नहीं देखा, सांस तो लेते हैं, तो हवा को नहीं देखा, हवा फील होती है। ईश्वर को नहीं देखा, एक आस्था है लोगों की। तो भूत को नहीं देखा तो कोई मुठभेड़ नहीं है इस तरह की मेरी कि भूतों के साथ मेरी कोई मुठभेड़ हो। डरती हूं मैं अंधेरे से, क्योंकि अंधेरे में एक हर उस चीज से मैं डरती हूँ जो अभेद्य है, जो पारदर्शी नहीं है, चाहे वो इंसान हो, चाहे अंधेरे बगीचा हो, जंगल हो, इलाका हो। हर उस चीज से डरती हूँ जिसे भेदा ना जा सके, जिसका आर पार देखा ना जा सके, तो उससे डरती हूँ। इसलिए नहीं कि अंधेरा है तो भूत होगा, अंधेरा है तो हो सकता है वहां जिंदा भूत हो, वहां कोई मनुष्य हो जो भूतों से ज्यादा खतरनाक है, जानवरों से ज्यादा खतरनाक है। उससे डर लगता है कि कोई ऐसा लुटेरा होगा, मनुष्य होगा, उस अंधेरे का उससे डर लगे। ये नहीं कि वहां भूत होगा। अब तो मैं कोई कहता वो भूत है तो चलो मैं जाने को तैयार हूँ जांचने के लिए कि वहां भूत है। मैं तो भानगढ़ जाके रात बिता के आ जाऊं कि हाँ चलो चेक करते हैं कि भूत है कि नहीं है। नहीं, अब नहीं डर लगता जितना, क्योंकि जिंदा भूतों से इतना पाला पड़ा है कि कहते हैं शेर इसी बात पे कि अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, राजेश रेड्डी का एक शेर है कि अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, खुद को समेटते हैं यहाँ से वहां से हम। तो भूतों से क्या डरना, जिंदा भूत बहुत है मुझे डराने के लिए। चलिए, ये बढ़िया है कि मतलब आप बातें जो बहुत अच्छी तरह से, मतलब आपके अंदर किस्सा गोई कूट कूट के भरी। अच्छा, ये आपने जो एक बता रही थी कि जिसमें लेखिकाओं ने राजेंद्र यादव जी के बारे में बात किया है, तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन संक्षेप में बताइए कि क्या मतलब मुख्य बातें आपको मिली। ये इस किताब की प्लानिंग मेरी थी, मैंने इसकी भूमिका में लिखा है। राजन जी से एक बार हम लोग की कंपनी बहुत एंजॉय करती थी यंग लोगों की, और खासकर महिलाएं बहुत मित्र थी उनकी। तो ये सब देखते हुए, मैं पत्रकार थी उसमें, मैं राइटिंग में नहीं आई थी, तो मैं उनकी संगति में, उनकी महफिलों में शाम को कई बार बैठती थी। चौपाल बोलते थे उसको, तो मैं भी उनकी चौपालिये थी। तो मैंने एक बार एक प्रस्ताव रखा कि मैं एक ऐसी किताब लिखना चाहती हूँ या संपादन करना चाहती हूँ जिसमें सारी स्त्रियां आपको लेकर क्या सोचती हैं वो पता चले। आप स्त्रियों से बहुत घिरे रहते हैं, बहुत स्त्रियों से मित्रता है आपकी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके बारे में क्या सोचती हैं। तो राजन जी ने कहा, उस समय तो उन्होंने इजाजत नहीं दी, उन्होंने कहा अभी तुम मुझे जानती कितना हो, अभी थोड़ा वक्त लो। तो मैंने कहा कि रिश्तों की आप लंबाई क्यों देखते हो, गहराई देखो ना। लेकिन तब भी तैयार नहीं हुए। तो 1-2 साल मुझे लगे, मैं पत्रकार थी, बिल्कुल लिटरेचर में नहीं थी। 1-2 साल बाद उन्होंने फिर एक दिन कहा कि चल, तूने प्रस्ताव दिया था, अब ओके है कर। तो जितनी महिलाएं उनके नजदीक थी, प्रभा खेतान हो, मृदुला गर्ग हो, अर्चना वर्मा हो, मतलब नई से नई मनी, जितनी नई पुरानी, रमनिका जी हो, 23 महिलाएं मेरे समेत, 23 महिलाओं से, जो लता शर्मा, सब अभी तो नाम उतना याद नहीं आ रहा, तो सबसे संपर्क करके सबके लेख। उससे पहले एक किताब आ चुकी थी, हमारे समय का खलनायक, भारत भारद्वाज जी ने संपादन किया था, उसमें भी कुछ महिलाओं के लेख थे, वहां से भी कुछ लेख हमने लिए। तो वो राजन जी सबसे बहुत खुश होते थे, कोई विलेन कहे, कोई डॉन कहे, तो विवाद किंग थे वो। तो फिर मैंने बाकी लोगों से मैंने लिखवाया, प्रभा खेतान से, बहुत एक्सक्लूसिव। उसमें उनकी बेटी रचना यादव ने भी लेख लिखा है, मेरे नॉन पापा, तो उन्होंने भी लिखा है। तो 23 लेखिकाओं ने उसमें उनके बारे में लिखा। उसमें अलग अलग सुर हैं, किसी ने बहुत लहालोट होके मुग्ध भाव से नहीं लिखा, और राजन जी इसको पसंद भी नहीं करते थे। वो बहुत ज्यादा विनम्रता, बहुत ज्यादा लल्लो चप्पो, बहुत ज्यादा इमोशनल, वो इस तरह, वो कहते थे कि मैं जैसा तुमको सचमुच लगता हूँ, या तुमने मुझे जैसा फील किया, या मैं जैसा हूँ वैसा लिखो। तो सारी स्त्रियों ने, बल्कि एक लेख है उसमें, मनीषा सहारा में काम करती हैं, मनीषा ने तो खूब उनकी धज्जी उड़ाई है उसमें, और पढ़ के खूब एंजॉय किया उन्होंने।
एक मेरी भूमिका ही उसमें सबसे इमोशनल है, क्योंकि मैं साहित्य में थी नहीं, पत्रकारिता में थी, तो मेरे लिए तो मैं ज्यादा उनको जानती नहीं थी। जितना मैं जानती थी मुझे अच्छा लगा था, मेरे घर भी आते जाते थे, मेरे परिवार से मिले थे, तो मैंने उस ढंग से एक बड़ा इमोशनल सी भूमिका लिखी। बाकी किसी ने इमोशनल, सबने एकदम परफेक्ट, और उनके पूरी पर्सनालिटी को जैसे वो थे, विवादास्पद, बिंदास, मस्त, बेईमान, जो भी कहिए, जो भी थे, सब खुल के महिलाओं ने उनके बारे में लिखा है। तो ये अपने तरह की अलग किताब है। उसका डिजाइनिंग भी नरेंद्र चित्रकार थे, उस बहुत बड़े चित्रकार, उन्होंने डिजाइन किया। अलग तरह का लेआउट है, 10 साल हो गए उस किताब को छपे हुए, उसका लेआउट भी अलग है। हर चैप्टर पे लेखिकाओं का फोटो, और एकदम अलग तरह की किताब है। जिस साल आई थी उस साल ये बेस्ट सेलर हुई थी बुक फेयर में। ये किताब घर से प्रकाशित है। तो ये अपनी तरह की हिंदी में अलग किताब है। ऐसी किताब उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं आई। यहाँ पर एक चीज पूछूं कि महिला लेखिकाओं का तो आ गया मतलब वक्तव्य, पुरुष लेखकों का वक्तव्य नहीं इकट्ठा करने की कोशिश की आपने? नहीं, मेरी योजना ही नहीं थी पुरुष लेखकों का वक्तव्य इकट्ठा करने का, क्योंकि मैं कोई अभिनंदन ग्रंथ तो निकाल नहीं रही थी। मुझे तो ये जानना था कि इतनी स्त्रियां इनके मित्र हैं, वो क्या सोचती हैं इनके बारे में। तो इसलिए मैंने वो हमारे समय का खलनायक जो किताब आई है भारत भारद्वाज जी के संपादन में, उसमें सब लोगों ने लिखा है, पुरुषों ने, स्त्रियों ने, सब लोगों ने। मेरा लक्ष्य था ही नहीं कि मैं अभिनंदन ग्रंथ निकाल रही हूँ तो पुरुषों से भी लिखवाऊं। मेरा था एक अलग तरह की किताब, जो अलग, दिलचस्प, रूमानी, विवादास्पद, एक लीक से हटकर जो मेरा स्वभाव है काम करने की, उस तरह की किताब की मेरी प्लानिंग थी और मैंने की। वो अभिनंदन ग्रंथ नहीं था। राजेंद्र दयाल जी की एक खास बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी कि उनकी याददाश्त बड़ी जबरदस्त थी। अगर वो मेरी मुलाकात अगर उनसे 3 साल बाद, 4 साल बाद भी हो रही है तो वो नाम से ही तुरंत बुलाते थे। और ये बात उनकी मुझे बहुत पसंद आती थी कि मैं ये सोचता था कि ये आदमी जो है, एक तो इतना बड़ा लेखक है, दूसरी बात ये है कि इनके चारों तरफ इतने सारे लोग रहते हैं, तीसरी बात वो हंस के संपादन में जुटे हुए हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। फिर भी ये मेरी मुलाकात इनसे लखनऊ में 4 साल पहले हुई, 3 साल पहले हुई, और मैं दिल्ली में उनसे मिलने आया तो जैसे ही मैं एंटर किया, बोले यार अरविंद बहुत दिनों बाद इधर कहाँ से आ गए। तो ये बात मुझे बहुत मतलब टच कर जाती थी। ये उनमें पर्सनल टच बहुत था, मैं पहली बार उनका इंटरव्यू करने आउटलुक के लिए गई थी, और पहली बार गई और फिर हमेशा के लिए मित्रता हो गई। तो एक मैत्री भाव उनमें बहुत था, और उम्र से परे लविंग नेचर के थे वैसे, बहुत लोकतांत्रिक थे, बहुत लोकतांत्रिक। हाँ, बहुत कहानियां जैसे मैंने भेजी तो वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी को दे दिया कि पढ़ के बताओ कैसा है, वो खुद कहानियों को पढ़ते थे फाइनली, तो वही पढ़ के डिसाइड। जी बिल्कुल। और चिट्ठी उनकी आती थी कि इससे भी बढ़िया तुम कहानी लिख सकते हो, एक बढ़िया कहानी और भेजो। तो ये बात हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित करती थी असल। जी, वो तरह के संपादक अब बहुत है ही नहीं अब। हाँ, और अब हंस भी वैसा बहुत मेहनत करते, बहुत नहीं हंस में तो देखिए, अब तो आप अगर एक पत्रिका को दोष देने से बेहतर है कि लोग भी, आप ये देखिए कि लेखक भी वैसे नहीं रहे जो मेहनत करे। आज संपादक बोल दे कि इस कहानी को रीराइट करिए तो लेखक मुंह फुला के इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को दे देता है, और वेबसाइट को तो मैटर मिलेगा, छाप देगा। तो ऐसा मत कहिए कि वैसे लोग नहीं रहे। पत्रिका वही है, संपादक बहुत गुणी है, लेकिन लेखक क्या मेहनत करने को तैयार है। राजेंद्र यादव ने मेरी एक कहानी के 6 ड्राफ्ट करवाए, क्या कोई आज करेगा? मैं तो बहुत लोगों को जानती हूँ कि कहा जाता है कि जरा ठीक कर दीजिए, 1000 वर्ड कम करिए, 500 कम करिए, पैरा बदलिए, हेडिंग बदलिए, या कुछ इसमें मेहनत करिए, यहाँ ही गड़बड़ है। मैं लेखकों से बात करती हूँ, लेखक मुंह फुला लेते हैं कि क्या मतलब। यहाँ आज का समय बहुत अजीब सा है, जहाँ हर इंसान को लगता है कि सबसे ज्यादा वो जानता है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो जो लिख चुका है वो सबसे बेस्ट है, उसको कोई सलाह नहीं दे सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता।
तो जब आप खुद को ही बदलने को तैयार नहीं है तो कोई संपादक आपके साथ मेहनत क्यों करेगा? आप संपादक से के साथ संवाद रखिए, बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, कहानी में इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, कैसे ठीक कर सकती हूँ, मैं तैयार हूँ करने को। संपादन की बात मैं नहीं कर रहा था, मैं टोन की बात कर रहा था एक्चुअली। हाँ, जो नहीं राजेंद्र यादव के समय में जो अच्छा टोन था वो। अब बताइए, गंधर्व और किन्नर और अप्सराएं तो कहानियां लिखने नहीं आएंगी, कहानियां तो इसी धरती के लोग लिख रहे हैं ना, हमारे आपके बीच के लोग ही तो लिख रहे हैं। तो यही लोग जो जैसी कहानियां आएंगी उन्हीं में से चुनी जाएंगी। आप ये बताइए चॉइस है क्या? मोहन राकेश तो नहीं है, अब कमलेश्वर नहीं है, तो जो है पत्रिका तो निकलेगी, पत्रिका को निकलना है, हर महीने निकलना है, कहानियां चाहिए। तो नहीं, 10 बुरी कहानियों में से 5 अच्छी कहानियां चुनी जाती है। गीताश्री हैं, अरविंद कुमार हैं, ये लोग तो हैं, ये तो अच्छी कहानियां लिख ही सकते हैं। हाँ, तो मैं तो हंस में 3 साल से नहीं छपी हूँ, अब पता नहीं अब कब दूंगी कहानी, नहीं दूंगी, क्योंकि वो अभी जो एडिटर हूँ बड़े टफ है, तो इसलिए मुझे डर लगता है कि मैं दूं और कहेंगे ये ठीक नहीं है, इसमें मेहनत करो। तो जब मुझे लगेगा मैं मेहनत करने को तैयार हूँ तब कहानी दूंगी। मेरी कोई कहानी हंस में बिना मेहनत के नहीं छपी है, एक बार जरूर लौटी है हर कहानी, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये दिक्कत है, तो मैं करती हूँ। मुझे जिस संपादक को मैं महत्व देती हूँ, जिनका मैं मानती हूँ कि सचमुच, जैसे आप संपादक को नहीं तो मैं अपने सीनियर्स को दिखाती हूँ। उषा किरण खान है, ऋषिकेश सुलभ है, मेरे लिए तो मेरे कई सीनियर है जिनको मैं कहानियां पढ़ाती हूँ कि जरा पढ़ के बताइए, कुछ आपको लग रहा है, कुछ मैं सेकंड रीडिंग जरूर कराती हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं, सहेलियां हैं जिनको मैं अपने से बेहतर मानती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि यार इसमें उपन्यास पढ़ाया मैंने अपने दोस्त को कि बताओ इसमें कहीं कुछ, उसने अच्छी सलाह दी, मैंने उसको चेंज किया। तो सवाल है कि मैं जिनको मानती हूँ मैं उनसे एक सेकंड रीडिंग करा के ओपिनियन लेती हूँ। मैं मेहनत करती हूँ, मैं मेहनत करना चाहती हूँ अरविंद जी, करती हूँ तभी आपको मेरी कहानी पसंद भी आती है। तो ये सबको करना चाहिए ना, ये अकल मुझे अब आई है, पहले मुझ में भी नहीं थी। लिखते लिखते छपते छपते दुनिया में जीते हाँ, जीते लेकिन अकल आई। सही है। और लेकिन भाषा शैली तो आपकी जो है वो बड़ी जबरदस्त है, ये तो गुण है, ये तो जन्मजात गुण होगा वैसे मेरे ख्याल से। नहीं, वो तो पत्रकारिता से आया। क्या हुआ कि जब मैं आउटलुक में थी तो फीचर में थी और साहित्य संपादक थी और सिनेमा पेज देखती थी, तो वहां पे हम लोग को मैं पहले कॉपी एडिटर के तौर पे गई, तो जो कॉपी अच्छी लिखते हैं उनको ये रखा जाता था। तो मैं कॉपी में मेरे पास अभी भी कुछ चीजें पड़ी हैं जिसमें एडिटर, मेरी हर कॉपी में एडिटर लिखते थे बेस्ट कॉपी। तो चूंकि मेरी भाषा एडिटर ही कहते थे कि बहुत लालित्य है, तुम रिपोर्टिंग में कहाँ समय खराब कर रही हो। मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर थी, तो तुम रिपोर्टिंग में समय क्यों खराब कर रही हो, मत खराब करो, तुम डेस्क पे आ जाओ। तो मैं भी डेस्क पे आ गई और फीचर राइटिंग करने लगी और मुझे मजा आने लगा। ऑफ बीट स्टोरीज की मैंने इतनी ऑफ बीट स्टोरीज की हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको, अगर वो सारा इकट्ठा कर दूं तो बहुत दिलचस्प किताब बनेगी। इतनी ऑफ बीट बोल्ड स्टोरीज की है आउटलुक में। अब मतलब एक समय ऐसा था कि कवर स्टोरी मैं करती थी तो मार्केटिंग वाले पूछते थे कौन कर रहा है कवर स्टोरी, मार्केटिंग वाले तो गीता श्री कर रही है, तो बात अब हम निश्चिंत है, कॉपी तो बचेगी नहीं, निकल जाएगी, क्योंकि मैं इस तरह की ऑफ बीट स्टोरीज करती थी। ये सब इतिहास है, गवाह है। तो वहाँ लिखते मजते अच्छे संपादक मिले, तो मजते भाषा का एक सलीका आया और अभी भी सीखती हूँ, खूब पढ़ती हूँ तो सीखती हूँ मैं। अच्छा, उस दौरान पढ़ती बहुत थी, तो रेणु प्रेमचंद हो या निर्मल वर्मा, मैं निर्मल वर्मा की जादू में बहुत दिन रहती थी, मतलब बहुत उनकी जादू में रहती थी। तो जब आप खूब पढ़ते हैं तो वो जादू आपके ऊपर रहता है ना, तो जब आप अपना जब निकालते हैं तो सब की छाया आपके ऊपर होती है, वो आपकी चेतना में, आपकी रगों में, नसों में। ये जो किताब आपकी है वारिसों की जुबानी, ये संस्मरण, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे लोगों को। हाँ, ये देखिए, ये किताब ना मेरे दिल के बहुत करीब है और ये किताब कोई और नहीं छापता, शिवना प्रकाशन का कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ये प्रस्ताव, लोगों ने इसको सीरियसली लिया ही नहीं। ये मेरा आइडिया था और मेरा आइडिया ये था कि देखिए, इतिहास में ओझल स्त्रियों की खोज, आजकल हम लोग बात कर रहे हैं कि विमेन हिस्ट्री लिखने की जरूरत है, स्त्रियों का कोई परंपरा, कोई इतिहास नहीं है, लिखित बहुत कम है और नहीं लिखा गया, उनको छोड़ दिया गया। मिथकों को छोड़ दीजिए, मिथकों में तो बहुत सारी स्त्रियां हैं, उनकी भी व्याख्या नए सिरे से करने की जरूरत है। लेकिन बीच में पूरा मध्ययुगीन पूरा खाली है,
तो हमारे पास नायिकाएं नहीं थी। तो मैंने कहा कि मेरा आइडिया था कि हम इतिहास में गुमशुदा स्त्रियों को ढूंढें, उसमें से उन नायिकाओं को तलाशें। देखिए, हर स्त्री, हर पुरुष का रोल मॉडल उसका बाप और उसका माँ होता है। हमने इसमें क्या किया कि स्त्रियों से, स्त्री जो लेखिकाएं हैं, जितनी लेखिकाएं हैं, उनसे ये लिखवाया वारिसों की जुबानी। वारिसों की जुबानी इसलिए कि किसी ने दादी पे लिखा, किसी ने नानी पे लिखा, किसी ने माँ पे लिखा। दादी, नानी, माँ, ये वो नायिकाएं थी जिन्होंने, जैसे मेरी माँ अंगूठा छाप थी, किसी की माँ किसान थी, किसी की दादी कुछ थी। ये वो बहादुर महिलाएं थी जो खुद तो शोषित रही, गुलाम रही, लेकिन उन्होंने हम जैसी बेटियों को बनाया, यहाँ तक पहुंचाया, हमें मुक्ति दी। एक स्त्री दूसरी स्त्री को मुक्ति देती है, उसके लिए मुक्ति पथ तैयार करती है। तो वो हमारी जो जीवन की हीरोइनें थी, हमारी माँ, दादी, नानी, उनको हम ट्रिब्यूट कब देंगे? हमारी तो पहचान बन गई, लेकिन वो तो खत्म है, हमारे न्यू में है वो धसी हुई। तो उनको वहां से गुमशुदा चेहरों की तलाश के लिए मैंने कहा कि हम सब मिलके अपनी पुरखिनों को याद करेंगे। तो हम लोगों ने अपनी पुरखिनों को ढूंढा और उन पर लिखा। और ये किताब जो पढ़ता है वो एक बार उसको उसकी आंखों में आंसू जरूर आते हैं। इतनी मार्मिकता से वर्णन है, एक एक लेख आपको रुला देगा। किसी ने माँ पे, किसी ने दादी पे, किसी ने नानी पे। अद्भुत आलेख है इसमें। एक बहुत अच्छी किताब है। मैंने तो सिर्फ भूमिका लिखी है, इसलिए इसकी तारीफ मैं खुलकर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी किताब ने, मैंने सिर्फ संपादन किया है, लिखा तो लेखिकाओं ने ही है। और क्या लिखा है! मेला में इसको बहुत लोगों ने पसंद किया और खूब हाथों हाथ इसका स्वागत हुआ। और जो पढ़ता है वो मुझे जरूर पलट के फोन करता है कि और जो छूट गई लेखिका, वो कहती है कि एक पार्ट और करो, हम भी लिखना चाहते हैं अपनी पुरखिन पे। तो एक हमने गुमशुदा नायिकाओं की तलाश की, जो नायिकाएं हमारी माँ के भीतर, दादी के भीतर, नानी के भीतर रहती थी, हमने उनकी तलाश की। ये संस्मरण की तरह है किताब। आपकी एक मित्र हैं, वो कुमुद रंजन झा, उन्होंने कहा कि कब लिखवाया, मैं भी कोशिश कर सकती थी। तो सेकंड पार्ट तो आपको लाना ही पड़ेगा लगता है। सेकंड पार्ट के लिए बहुत दबाव है। और जब मैंने लिखवाया तब कुमुद मेरे परिचय संसार में नहीं थी। मैं जिनको जानती थी उनसे लिखवाया मैंने। अब मेरा परिचय संसार बहुत बड़ा हो गया है। तो पार्ट 2, पार्ट 3, भगवान करे, अल्लाह करे करम कि इसके पार्ट्स निकलते ही जाएं। आप अपने लेवल पे भी कोशिश कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं ही संपादन करूं। कुमुद, आप खुद भी संपादन कर सकती हैं। 10-20 लेखिकाओं से लिखवाइए और आप संपादन करिए। बारिशों की जुबानी पार्ट 2, पार्ट 3, कुछ और नाम रख लीजिए, करिए। आप कोई भी करिए। ये काम विमेन हिस्ट्री लिखने का काम मैं ही अकेले, मेरा नहीं है, आप सबकी भी का दायित्व है कि विमेन हिस्ट्री आप लिखिए। पूरी छूट है आपको। छपवाने की दिक्कत हो तो बात करेंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि आप एक बड़ी हस्ती हैं आजकल साहित्य की दुनिया में। कहानियां, बस आजकल जो महिलाएं बहुत मतलब लिख रही हैं, अच्छा लिख रही हैं, और साहित्य की दुनिया में मतलब दस्तक देने से लेके और आगे तक आ गई हैं, हस्तक्षेप भी करने लगी हैं। साहित्य का स्त्री काल है ये। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं कई मंचों से बोलती हूँ, ये मेरा पेट डायलॉग है और बहुत लोगों ने इसको भुनाया भी है। लेकिन सबसे पहले मैं 4-5 साल से बोलना शुरू कर चुकी हूँ, ये साहित्य का स्त्री समय, ये साहित्य का स्त्री काल है। भारी संख्या में स्त्रियां लिख रही हैं। अभी तो हालत ये है कि किसी पत्रिका में कोई रचना पहुंचती है, कहानी, कविता, तो 10 में से 8 स्त्रियां होती हैं, 2 पुरुष ही होते हैं। अब इसके पीछे ये हो सकता है कि स्त्रियां बहुत फ्री हैं या नौकरी नहीं है तो उनके पास समय है। पुरुषों को बहुत, जैसे आपने आज कहा कि आपको बहुत काम करना पड़ता है, नौकरी भी है और बाकी काम है, तो आप लिखने में उतना नहीं लिख पाते हैं। तो एक वजह ये भी हो सकता है कि मेरा अचानक लिखना इसलिए तेज हुआ कि मैंने नौकरी छोड़ दी और मैंने लेखन पे कंसंट्रेट किया। उसके पहले मैं भी कहाँ लिख पाती थी, तो एक वजह हो सकती है। लेकिन स्त्रियां पहले भी थी, पहले भी फुर्सत में थी, लेकिन उनके पास मंच नहीं था, वो नहीं लिख पाती थी। मतलब मंच जब मिलता है तब वो लिखती हैं। आज पत्रिकाएं हैं, सोशल मीडिया है, उनको अब छपने की दिक्कत नहीं है, तो वो लिखती हैं और छपती हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा महिलाएं इस समय लिख रही हैं साहित्य में। और रीजन ये है कि अचानक से अभिव्यक्ति की आजादी मिली,
तो अपने को व्यक्त करने लगी। पहले भी थी, पहले कम थी संख्या में। आप अगर आप देखिए पूरा मीराबाई से देवी वर्मा से लेके, तो स्त्रियों के का ये वंश वृक्ष लेखन का ऐसे बनेगा, 1 फिर 2 फिर 4 फिर अभी झुंड है। अभी इन दिनों तो बहुत सारा लेख लिखा जा रहा है कि इतनी लेखिकाएं कहानी में है, उपन्यास में, कवि में, तो बहुत भारी संख्या में। और कम से कम इस समय तो अचानक से उपन्यासकार, कहानीकार स्त्रियों की संख्या बढ़ गई है। और एज ग्रुप आप देखिए कि ममता कालिया भी लिख रही हैं और रश्मि भारद्वाज भी लिख रही हैं, उनसे भी जूनियर लिख रही हैं। मतलब टॉप टू बॉटम आप देखिए कि महिलाएं, हर एक पीढ़ी की महिलाएं एक साथ लिख रही हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि अब स्त्रियों के भीतर कितना भरा होगा, कितनी खदबदाहट, कितनी बेचैनी, कितना अपने को व्यक्त करने के लिए कितनी बेचैन हुई होंगी कि उनको मंच मिला, शब्द थे, भाव थे, साहस नहीं था, साधन नहीं थे। जैसे ही मिला तो निकलना शुरू हुआ। तो आप उस तरह से भी देखिए कि कितनी कितनी बेचैन थी स्त्रियां कि उनको जैसे ही मंच मिला, वो जैसे हम लोग कई बार किचन में काम करते हैं तो मसाले की गंध में होते हैं और कविता सूझ रही होती है अंदर अंदर, कुछ चीजें बन रही होती है अंदर अंदर, पहले भी बनते होंगे, लेकिन तब वो कहाँ, कितनी रचनाएं स्त्रियों की डायरियों में ही रह गई, कितनी रचनाएं स्त्रियों की दिमाग में और दिल में ही घुट के रह गई, लोक गीतों में फूट फूट के निकल गई, लोक कथाओं में फूट फूट के निकल गई, कभी लिखा नहीं उन्होंने। इसलिए इस समय आप देखिए स्त्रियां फतवों, लोगों के बहुत ज्यादा शंकाओं और फतवों के बीच, आपत्तियों के बीच भी स्त्रियां लिखने का साहस जुटा पा रही हैं और हस्तक्षेप करती हैं, बहसों में भाग लेती हैं, खूब डिबेट करती हैं। और मैं बहुत मंत्रमुग्ध होकर देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बोलती हुई स्त्री, मुझे लिखती हुई स्त्री, नाचती हुई स्त्री, गाती हुई स्त्री, किसी भी रूप में स्त्री जो लीक से हटकर काम करती है, जो हस्तक्षेप करती है, जो चुप नहीं है, जो 19वीं शताब्दी की गूंगी गुड़िया नहीं है, तो इस 21वीं शताब्दी की सजग और सचेतन स्त्री है जो पैट्रियार्की को चुनौती देती है। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे मोहती है। विषय भी विषयों का भी विस्तार हुआ है महिला रचनाकारों में। जी जी वो जी। पहले कुछ विषय ऐसे हुआ करते थे जो कि वर्जित थे, और वो आजकल महिलाओं की कलम से वो खूब निकल करके बाहर आ रहा है, चाहे वो स्त्री देह का मामला हो, चाहे मन का मामला हो, चाहे वो उनके और भी बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें वो और बहुत बोल्डली लिख रही हैं। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कि स्त्री काल जो है वो इस समय, आपने सही कहा, और स्त्री काल इस समय चुनौतियों से टकरा रहा है और चुनौतियां दे भी रहा है दरअसल। जी देखिए, कल तक पुरुष लिखते थे स्त्रियों की कहानी, वो नक्शिक वर्णन करते थे, वो उनको अपनी कामना की वस्तु समझते थे, वो प्रेम कविताएं लिखते थे, प्रेम कहानियां लिखते थे। स्त्री उनके लिए काम में थी, उनकी कामना थी, काम में थी। स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन हो, दैहिक वर्णन हो, स्त्रियों की कामनाओं की बातें वो करते थे, स्त्रियां नहीं करती थी। अब स्त्रियां खुद फर्स्ट हैंड, मुझे अगर किसी बात की, मेरी उंगली कट गई है, मैंने आपको बताया, तो आप कहेंगे हाँ हाँ बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन मैं कहूंगी बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरा दर्द फर्स्ट हैंड है, आपका बयान सेकंड हैंड है। मैं जो कह रही हूं वो ज्यादा विश्वसनीय है कि मुझे दर्द हो रहा है। मेरे दर्द का बयान मैं कर रही हूं तो वो विश्वसनीय है, मेरे दर्द का बयान आप करेंगे वो सेकंड हैंड है, वो विश्वसनीय नहीं है। नहीं, चलिए, मैं पुरुष ने जो लिखा बड़ा अच्छा, बड़ा उपकार, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत लिखा, लेकिन जब विक्टिम खुद ही लिखने को तैयार है, खुद ही अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी यातना बोल रहा है, अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को लिख रहा है, अपनी कामनाओं को लिख रहा है, अपनी देह के बारे में लिख रहा है, अपनी देह के बारे में बात कर रहा है, अपने मन के बारे में बात कर रहा है, अपना साथी ढूंढ रहा है, अपने स्वामी नहीं, पार्टनर ढूंढ रही है, कोई स्त्री ढूंढ रही है, तो बोल्ड है, देह विमर्श करती है, देह मुक्ति करती है। जैसे ही कोई देह मुक्ति करता है, वहीं पे वर्चस्ववादी चंगुल का एहसास होता है। मुक्ति शब्द जैसे ही आता है, गुलामी का एहसास होता है।
आप लोग जो जो आलोचक या पुरुष आरोप लगाते, देह मुक्ति की बात करती है स्त्रियां, इसका मतलब मुक्ति वही है जहां कैद है। तो जब आप कैद में रखेंगे तो मुक्ति की बात करेगी ना, आप मालिकाना हक रखेंगे तो मुक्ति की बात करेगी ना, तो करती है, तब करती है। अब मुक्ति की का सवाल मत उठाइए। तो जिस दिन आप ये सोचना छोड़ देंगे उस दिन आपको ये दिखाई देना बंद हो जाएगा कि स्त्रियों ने देह मुक्ति की बात की। स्त्रियां ये नहीं कहती कि हमारी देह तुम्हारे आजाद करो, मुझे अब कमिटमेंट नहीं रखना रिश्तों में, या एक के बाद अनेक रिश्तों में बट जाना है। स्त्रियां ऐसी नहीं कहती। स्त्रियां पुरुषों जैसी नहीं है बेवफा। स्त्रियां बहुत कम होती हैं। सारे बेवफाई तो पुरुषों के जिम्मे में थी। वो तो लंबा इतिहास है उनकी बेवफाई का, उसमें नहीं जाना मुझे। लेकिन स्त्री बेवफा होती है तो नोट पे लिख दो सोनम गुप्ता बेवफा है। तो ये मेंटेलिटी हमने कभी नहीं लिखा कि रमेश गुप्ता, सुरेश गुप्ता, फलना गुप्ता बेवफा है। आप लिखते हैं सोनम गुप्ता बेवफा है। हाँ, क्योंकि डिस्क्रिमोना को मार दीजिए क्योंकि बेवफा है, शेक्सपियर ने मार दिया, टोल्स्टॉय ने मार दिया, सारे लेखक बेवफा, स्त्रियों की सजा मौत है, मार दिया। बेवफा पुरुषों की तो कोई सजा ही नहीं है, उनको तो बेवफाई करके आते हैं, आराम से घर में रहते हैं, जीते हैं ठाट से। मर्द है ना, मर्द है तो। लेकिन स्त्रियां दबित, शोषित, आलोचक, शोषक, गुलाम। आप सेक्स गुलाम स्त्रियां तो दबा के रखो। स्त्री अब कैसे बात कर सकती है? गुलाम अपने सपनों की बात कैसे करेगा? गुलाम अपनी मुक्ति की बात कैसे कर सकता है? स्त्रियों की देह मुक्ति का जो आरोप है वो इतना गलतफहमी का शिकार है। अब तक का सबसे लंबी गलतफहमी है। स्त्रियों की देह मुक्ति का मतलब ये है कि जो हमें ऑनर से जोड़ के देखते हो कि तुम हमारी इज्जत हो, और उसके नाम पर जो खप पंचायतें बिठाते हो, हमारी हत्याएं करवाते हो, हम प्रतिष्ठा समझ के हमारी जो हत्याएं करते हो, हमारे प्रेम पर जो पहरे बिठाते हो, उसके विरुद्ध है स्त्रियां। उसके लिए कहती कि हमारी देह पे मालिकाना हक बंद करो ताकि हम अपने फैसले खुद कर सकें, हम अपने लिए साथी खुद चुन सकें। ये नहीं कहती है कि देह मुक्त को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के लिए स्त्रियां। कोई स्त्री ध्यान से सुनिएगा, कोई स्त्री अपनी खुशी से रोड पर खड़ी नहीं होती है। कोई स्त्री अपनी खुशी से कोठे पे नहीं जाती है। कोई स्त्री अपनी खुशी से देह नहीं बेचती है। कोई स्त्री अपनी खुशी से मल्टी रिलेशनशिप में नहीं पड़ती है, कभी नहीं। हर स्त्री को अपना घर, अपने घर का कोना, अपनी खुशियां, अपनी निजता, अपना परिवार बहुत पसंद है स्त्री को। हर स्त्री को अपनी प्रतिष्ठा बहुत पसंद है। वो जानती है कि जिस दिन चौखट के बाहर कदम निकालेगी उसको कुल्टा छिनाल होने के लिए तैयार हो, उसको सुनना पड़ेगा। हर स्त्री को कुल्टा लोग कहते हैं जो भी घर से कदम निकालती है। तो स्त्री ने तो अपनी खाल मोटी कर ली है। लेकिन अब तो ये समय आ गया है कि अब तो बंद करिए ये सब कहना कि स्त्रियां बोल्ड लिखती हैं, स्त्रियां खुल के लिखती हैं। आप कल तक खुल के लिखते थे ना, आपने तो खुल के लिखा खूब। एक से कविताएं हैं जिसमें खुल के लिखा है आपने। अशोक जी ने लिखा है केली से पत्थर से केली करता पत्थर। एक से कविताएं। मैं तो केदारनाथ अग्रवाल की कविता में एक बहुत ही खुला वर्णन है स्त्री देह का। ऐसी बहुत सारी। रीतिकाल तो आप जानते हैं सेक्सुअलिटी का पूरा फेस्टिवल है वो रीतिकाल। तो आप लोगों ने लिखा ना, पुरुषों ने लिखा ना। अब स्त्रियां अगर लिख रही हैं अपनी देह के बारे में या अपनी कामनाओं के बारे में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर स्त्रियां जीवन में तो कहानियों में अगर मुक्ति की बात करती हैं तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न है, वो शिक्षित हैं, वो विवेकशील प्राणी है। वो जानती है कि वो क्या लिख रही है। अपने लिखे हुए एक एक शब्द के प्रति स्त्री उत्तरदायी है, वो ओन करती है। तो इसलिए अब ये सवाल उठने का मतलब ही है कि पुरुषों के भीतर से पैट्रियार्की नहीं गई है। ये मेरा मानना है। कितना भी पढ़ लिख लेना पुरुष, कितना भी प्रोग्रेसिव होने का दिखावा करे, पाखंड करे, भीतर से असली होता ही है वो मर्द। वो कभी प्रोग्रेसिव हो नहीं सकता। जी अरविंद जी। हाँ, एक सवाल यहाँ पर यह है कि बाजार जो है, जो बाहर बैठा हुआ है मुंह फाड़ के बाजार, जी। तो वो अपने आकर्षणों से, अपने तामझाम से भी तो लुभाता है, और वो भी एक विचार डालता है दिमाग में। जी जी, ठीक है। तो ठीक है, मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं। इससे देखिए ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार एक अवसर भी है।
और भूमंडलीकरण के बाद 90s के बाद दुनिया बहुत बदल गई, बहुत बदली है, हर स्तर पे बदली है। समाज बदला है, देश बदला है, दुनिया बदली है, दुनिया का चेहरा बदला है, चाल चलन बदला है। तो जब दुनिया ग्लोब एकदम वैश्विक गांव हो गया, पूरा ग्लोबल विलेज, और जब जब भी वैश्विकता की दखल अंदाजी समाज में बढ़ती है, समाज बदलता है, लोग बदलते हैं, तो स्त्रियां भी बदलेंगी। एजुकेटेड हुई, उन्होंने अपने से फैसले लेने शुरू किए, उनके भीतर ये बोध आया कि मेरी देह मेरी चॉइस। उनको उन्होंने दुनिया देखी, तो वो एक बाजार ने उनको अवसर दिए, बाजार ने उनको उड़ान दिए, बाजार ने उनको पहचान दिया। बाजार एक अवसर है तो दिया, तो वो उसमें अपने को तलाशने लगी, उससे जोड़कर देखने लगी और अवसर का उन्होंने लाभ उठाया। अब देखिए, फिल्मों में पहले भी स्त्रियां थी, मॉडलिंग में पहले भी स्त्रियां थी, कोई नई बात तो है नहीं। तो अभी अभी ज्यादा संख्या में है। विज्ञापनों में स्त्रियां पहले थोड़ा सल्लज, और फिल्में भी थोड़ी सल्लज की साड़ी पहन के नायिकाएं होती थी, अब तो खैर लिमिट क्रॉस है, आप ठीक कह रहे हैं, तो आती। लेकिन मेरा बस यहाँ पे ये कहना है कि हो सकता है आप असहमत हो, मैं असहमत हूँ कि स्त्रियों को ऐसे नहीं करना चाहिए। विज्ञापनों में स्त्रियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, स्त्रियों को बाजार इस्तेमाल कर रहा है। बाजार कब नहीं था? स्त्रियों को बाजार में तो आपके समाज ने ही बिठाया। 3000 साल पुराना इतिहास है बाजार में स्त्रियों का बिठाने का। तो बाजार में तो स्त्रियों का पहले से बिठा रहे हैं। अब रही बात बाजार में, स्त्रियों ने बाजार को खुद कंट्रोल करना शुरू किया, अब बाजार का लाभ डायरेक्ट लेना शुरू किया स्त्रियों ने, तो समस्या हो गई। मेरा इसमें यहाँ कहना है, ठीक है, बाजार में बहुत बुराई है, बहुत बुराई है, खूब बुराई करते हैं, निंदा करते हैं हम लोग मिलके, लेकिन अगर बाजार ने किसी स्त्री को आजादी दिलाई, अवसर दिलाया, उसको पहचान दिलाया, तो ये स्त्री को इतनी आजादी होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपना रास्ता चुन सके। उसको इतनी छूट होनी चाहिए, उसको इजाजत लेने की। यही मुक्ति है, यही स्त्री मुक्ति है कि अगर एक स्त्री मर्जी से कोई रास्ता चुनना चाहती है तो उसे ये छूट होनी चाहिए। जैसे हम छूट की बात करते हैं, गुलामी, शोषण की पूरी प्रक्रिया सामने घूम जाती है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे इस तरह के बात, बाजार की जो बुराइयां हैं वो हम सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन अगर कोई स्त्री अपनी मर्जी से विज्ञापन में देह प्रदर्शन अंग प्रदर्शन करती है, फिल्मों में करती है, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्त्री का अपना चयन है, उसने खुद चुना है। वो नागरिक है, स्वतंत्र देश की स्वतंत्र नागरिक है, वो चुन सकती है कि उसे क्या, उसके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। इसको डिक्टेट करने के लिए, डिक्टेशन लेने के लिए स्त्रियां अब तैयार नहीं है, वो डिक्टेशन देना भी नहीं चाहिए, इसी में भलाई है। नहीं, लेकिन जैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बाजार तो पुरुषों को भी मतलब बहुत आकर्षित कर रहा है, बल्कि उनको गवर्न भी कर रहा है। हाँ। ये महिलाओं की बात नहीं है, पुरुषों की भी बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बाजार का जो ये खुलापन है, इसमें तो क्या कह रहे हैं कि खतरे बहुत है ना, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अगर हम सचेत नहीं रहेंगे तो बाजार तो बहुत आसानी से इस्तेमाल कर ले जाएगा हमें। हाँ, तो अब मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास विवेक है, उसके विवेक पे भरोसा तो करना पड़ेगा आपको। आप डिक्टेट नहीं कर सकते, आप सचेत कर सकते हैं। तो लेखक का क्या काम है? लेखन क्या करता है? सचेत ही तो करता है। हम जो कर सकते हैं हम करते हैं। हम ये बताते हैं भूमंडलीकरण के आतंक में क्या क्या हो सकता है, भूमंडलीकरण के दुष्परिणाम क्या है, भूमंडलीकरण ने कैसे पूरी दुनिया को भूमंडलीकरण कर दिया है। तो हम आगाह कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, लेकिन हम किसी को उसके अवसर से वंचित नहीं कर सकते हैं। आपकी चिंताएं जायज है, चिंता होनी चाहिए। तो आप एक बतौर एक सजग नागरिक, एक सजग लेखक, आप जो कर सकते हैं करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप करिए। लेकिन सारा खतरा स्त्रियों के माथे क्यों? खतरा है, खतरा है, खतरा है, स्त्रियों के लिए खतरा है। नहीं, ये जिम्मेदारी तो क्यों डराना? ये जिम्मेदारी तो आप जैसी सचेत लेखिका भी उठा सकती है ना।
हम लोग को जितना करना है और जितना करना चाहिए अपनी कहानियों से, सब लोग जो डिस्कोर्स के तहत काम करते हैं, हम सब एक ही बात कहते हैं स्त्री के लिए कि एक तो विवेक का होना बहुत जरूरी है, कि उस तरह का इस्तेमाल बंदर की तरह नहीं करना है, इंसानों की तरह करना है। तो जो मुक्ति है वो बंदर के हाथ में उस तरह की तरह नहीं हो जानी चाहिए। तो वो विवेक की बात करते हैं, हम अपनी कहानियों से आगाह करते हैं। और आर्थिक हम सब जोड़ देते हैं दो चीजों पे, एक तो एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, पढ़ा लिखा नहीं शिक्षित होना जरूरी है, पढ़ते लिखते बहुत लोग हैं, शिक्षित होना जरूरी है। और दूसरा आर्थिक रूप से निर्भर होना, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। जो स्त्री आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी वो अपने फैसले अपने ढंग से लेती है, तो उसको उनको ये पता होती है बात। तो बहुत ज्यादा डरने उड़ने की जैसी कोई बात नहीं है, हर युग में ये होता रहा है। और डरने जैसी कोई बात नहीं है कि इसमें हम जितना कर सकते हैं कहानियों में, हम समाज सुधारक नहीं, हम संत नहीं, हम उपदेशक नहीं कि हम उपदेश देना शुरू करें, स्त्रियों तुम ऐसे मत करो, स्त्रियों तुम ऐसे मत करो। स्त्रियां सचेत है, जो भी कर रही है होशो हवास में कर रही हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो गलत कर रही है तो आप अपने लेखन के जरिए उनको आगाह करिए, आप केस स्टडी सामने रखिए, घटनाएं बताइए और उनको आगाह करिए। आप आंखें खोलने का काम करिए ना। साहित्य अगर मशाल की तरह है तो आगे आगे चले, समाज के आगे आगे चले। तो सिर्फ स्त्रियां ही क्यों, पूरा समाज को दिखाए। स्त्रियां अकेले तो जिम्मेदार नहीं है। आपने ये बात बिल्कुल सही कही। देखिए, अब वो डिक्टेट करने का जमाना गया। डिक्टेट तो वही करेगा, डिक्टेट करने के बारे में वही सोचेगा जो आज अंदर से डरा हुआ है, वही डिक्टेट करने के बारे में सोचेगा। जी डरा हुआ है, जो सच में डरा हुआ है। स्त्रियां बदल गई हैं। देखिए अनामिका दी का एक बहुत प्यारा, बहुत फेवरेट पॉपुलर कोट है कि पुरुष तो, स्त्रियां तो ध्रुव स्वामिनी हो गई हैं, पुरुष अभी भी रामगुप्त हैं, वो चंद्रगुप्त नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए पुरुषों को बदलने की जरूरत है। रामगुप्त के सिंड्रोम में रहेंगे तो ध्रुव स्वामिनी हजम नहीं होगी आपको। तो स्त्रियां ध्रुव स्वामिनी होगी, मतलब स्त्रियां बदल गई हैं, बहुत बदल गई हैं। मतलब मैं इसको खूब जोर लगा के कहना चाहती हूँ कि समझो, सोचो, बहुत बदल गई है। अब आपको बदलने की जरूरत है, और बदलाव तब होगा जब आप उसको उस रूप में एक्सेप्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, हम स्त्री को बदल के एक्सेप्ट करना चाहते हैं। नहीं, जैसी स्त्री है उसको ऐसे। एक फिल्म याद आ रही, मेरे ब्रदर की दुल्हन, बहुत कमर्शियल फिल्म है। उसमें नायिका है ना, वो बहुत बिंदास है, कहीं भी ड्रिंक करने लगती है, कहीं भी नाचने लगती है। तो नायक से कहती है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं बहुत बिंदास हूँ, मैं कहीं भी उलूल जुलूल हरकतें करने लगती हूँ, नाचने लगती हूँ। और तो बहुत अच्छा डायलॉग है इसमें, जो बदला हुआ पुरुष, जिस बदले हुए पुरुष की बात मैं कर रही हूँ। तो बदला हुआ पुरुष उसको कहता है कि तुम मेरी खातिर, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए अपने को बदल दूंगी। तो उसने कहा नहीं, तुम मेरी खातिर अपने को मत बदलना, तुम जैसी हो वैसी रहो, ओरिजिनल पीस, क्योंकि मैंने तुम्हारे इसी रूप को प्यार किया है। तुम बदल दोगी तो तुम दूसरी हो जाओगी, तो मेरे लिए अनजान होगी। मैं जिसे जानता हूँ वो तुम ये हो, और तुम मुझे ऐसी ही पागल सी चाहिए। तो यहाँ बदला हुआ पुरुष, इसी बदले हुए पुरुष की तलाश कंटेम्पररी स्त्री को है, आधुनिक समय की स्त्री को है, पोस्ट मॉडर्निज्म एज की, न्यू एज वुमेन उसी बदले हुए पुरुष की तलाश में है, जो स्त्री को बदलने की कोशिश न करे, बल्कि बदली हुई स्त्री को उसी रूप में सहजता से स्वीकार करे। कोई छोटी सी कहानी है तो पढ़ दीजिए। कोई कहानी है छोटी सी? कहानी बहुत छोटी तो मैं कभी लिखती नहीं हूँ, कहानी से लोग बोर भी हो जाएंगे, बातचीत में लोगों को बड़ा मजा आया होगा। तो एक अंश में पढ़ सकती हूँ, लेकिन पूरी कहानी पढ़ने में तो कम से कम 10 से 15 मिनट 20 मिनट लग जाएंगे। बहुत छोटी कहानी नहीं है मेरे पास। तो चलिए किसी कहानी का जिस्ट बता दीजिए, क्योंकि बात तो बहुत जबरदस्त हुई है और मैं इसका असर जो है, आप भी नहीं चाहेंगे कि इसका असर कम हो। लोगों तक कन्वे हुई बात बहुत जबरदस्त तरीके से। बातचीत देखिए, कहानियों को पढ़ के ज्यादा मजा आता है, लेकिन बातचीत सुन के लोग बहुत कुछ अपने भीतर महसूस करते हैं। इसलिए कहानियों का जिस्ट मैं क्या बताऊं, बहुत सारी कहानियां हैं। और जो आपको सबसे प्रिय आपकी कहानी हो, जो आपकी सबसे प्रिय कहानी हो?
मुझे तो हर कहानी बहुत पसंद है। वैसे तो मैं क्या, माँ को तो अपना हर बच्चा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे हर कहानी पसंद है, हर कहानी नहीं भी पसंद है। मतलब मैं लिख तो लेती हूँ जैसा तैसा, लेकिन एक कहानी है, बिहार का एक लड़का है, उसका नाम है स्वाधीन वल्लभा। स्वाधीन वल्लभा, वो श्रीलंका में रहता है। वहाँ एक श्रीलंकन लड़की से उसका प्यार होता है, तो उसको उसके माँ बाप से कहता है, तो उसके माँ बाप कहते हैं कि पहले लड़की का हम इंटरव्यू करेंगे, उसको यहाँ बुलाओ, हम बातचीत करेंगे, फिर शादी के लिए हाँ करेंगे। तो वो लड़की गांव आती है स्वाधीन वल्लभा में। ये कहानी ममता कालिया जी को बहुत पसंद आई थी, मैंने सुनाया था उनको। तो ये इसमें प्रभात खबर के होली विशेषांक में कहानी छपी थी, स्वाधीन वल्लभा। तो उनको तो वो आती है बिहार के उस गांव में अपने ससुराल से मिलने। तो साथ में, चूंकि हिंदी नहीं आती है उसको, तो लड़का उसके साथ एक लड़की ट्रांसलेटर को भेजता है, जो सिंगली भी जानती है और हिंदी भी जानती है और इंग्लिश भी जानती है। तो उसको बोलता है लड़का, उस लड़की को, जो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गांव आती है, तो उसको बोलता है कि वो जो बोलेगी वो ट्रांसलेट करके मेरी माँ को बताना, जो मेरी माँ बोलेगी वो ट्रांसलेट करके इसको बता देना, और खाली इतना देखना कि माहौल मतलब रिश्ता टूटे नहीं, बन के ही आए। तो जब ये लोग जाते हैं गाँव, तो बिहार में जो टिपिकल गाँव होता है, वहाँ पे जो आंगन में सब बैठे हैं, तो वो लड़की को कहती है कि तुमको गांव में रहना पड़ेगा कुछ दिन, तब हम भेजेंगे वहाँ, घूंघट करना पड़ेगा, तो गोबर पाथना पड़ेगा, मतलब कुछ डराने के लिए भी कि ये पीछे हट जाए, भाग जाए। तो जो ट्रांसलेटर है उसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि अगर उसकी माँ जो बोल रही है ये हूबहू ट्रांसलेट करके अगर लड़की को बता दे, तो ये तो भाग जाएगी, हड़क जाएगी, कहीं शादी नहीं करेंगे यहाँ, तो ये तो टूट जाएगा। और चलते समय लड़के का चेहरा याद आता है कि जो बहुत हाथ पकड़ के विनती किया था कि रिश्ता बनना चाहिए, ऐसा ट्रांसलेट करना। तो वो जो बोलती है लड़के की माँ उसको उल्टा बताती है इसको। तो फिर ये बोलती है, लेकिन अंत मजेदार ये है कि रिश्ता तय हो गया। लड़के की माँ बड़ी खुश की लड़की सब शर्त मान गई। लड़की भी खुश की लड़के की माँ कितनी अच्छी अच्छी बात कर रही है, बड़ा प्यार करेंगे, तुम बेटी जैसी हो, ये वो। यहाँ उल्टा हो रहा था, वो दहेज मांग रही थी, ये सब। अंत में क्या होता है कि जो लड़की है, सिंगली लड़की, गर्लफ्रेंड उस लड़के की, उठ जाती है सुनते सुनते, कहती है उसको, और उसको दो शब्द बहुत आता है, बुर्बक और बता, बाकल। ये हमारे यहाँ बिहार में बहुत बोलते हैं, हट बुर्बक, बाकल कहीं का है, बता कहीं का। तो चूंकि बिहारी लड़के से प्यार है, तो बिहारी लड़के को जानती है, उसके साथ रह के थोड़ा बहुत हिंदी छुटपुट, थोड़ा थोड़ा हिंदी जानता है टाइप का। तो वो उठ जाती है और ट्रांसलेटर को कहती है कि देखो, तुमने पूरी कोशिश कर ली, चिंता मत करो, अगर तुम मुझे सही सही भी बता देती तो भी ये संबंध नहीं टूटता। तुमने बहुत कोशिश की, इसके लिए तुमको धन्यवाद। मैं भाषा नहीं समझती हूँ, लेकिन दैहिक भाषा अच्छे से समझती हूँ, और मैं माता जी की सारी भाव भंगिमा से समझ गई कि वो मुझसे क्या चाहती हैं। मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं जिससे प्यार करती हूँ, मुझे शादी तो उसी से करनी है। उसके बाद मैं यहाँ भी देख लूंगी, श्रीलंका भी देख लूंगी, लेकिन इस शादी को कोई नहीं रोक सकता है। शादी होके रहेगी, तुम चिंता मत करो। तुम अब ट्रांसलेट सही सही करो या मत करो। तो इसका एक अंतिम हिस्सा बड़ा दिलचस्प मैं सुनाती हूँ कि वो लड़की जो कहती है कि क्या आप सब सोच रहे हैं कि मेरे जीवन और मेरे प्रेम से जुड़े इस खास मसले पर आप सबकी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही? अगर ऐसा है तो आप सब एक खुशफहमी में, एक मुगालते में बातचीत कर रहे हैं, जो मेरे जीवन का हिस्सा बनने वाला है। उसके हिस्से की कुछ चीजों को मैं भी साझा करती हूँ। अरुण की भाषा ना सही, पर कुछ शब्दों को लगातार सुनते, उनके आशय, उनके वाक्यों को अनगढ़ साहित्य में पहनने की आजादी नहीं होगी। बुर्बक है वो लड़का जो दहेज न ले, सुना है। इन शर्तों का कोई मत। अथीरा, तो ये अथीरा उसका नाम है ट्रांसलेटर का। अथीरा, तुमने सोचा कि एक दुभाषिये के तौर पर तुम्हारे झूठ हमारी समझ में नहीं आएंगे? नहीं कर सकता। मैं आप सबको साक्षी मानकर पूरी बेबाकी से ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया की कोई ताकत, कोई भी बाधा मुझे और अरुण को एक होने से नहीं रोक सकती।
अथिरा, शायद तुमने अपने दुभाषी होने का धर्म ही नहीं निभाया, पर रिश्तों को किसी कलह से बचाने के लिए तुम्हारे आशय और तुम्हारी कोशिशों को मैं सैल्यूट करती हूँ। चलो हम वैशाली और बोध गया चले। वह अंग्रेजी में बोल रही थी, सिंगली भाषा जैसे विस्मृत हो गई थी। मैं हैरानी से, जो अथिरा है वो लिखती है, मैं हैरानी से उस स्वाधीन वल्लभा नायिका को देख रही थी जो अपने प्रेमी के अभिभाजित प्रेम की अनन्य अधिकारिणी है, जो इसके दिल पर एक छत्र राज करता है, जो अपने फैसले पर दृढ़ निश्चय है। थोड़ी थोड़ी झेप, थोड़ी लज्जा से भरी हुई मैं उस वक्त सिर्फ 18वीं शताब्दी के कवि कुमार आसान की दृढ़ प्रतिज्ञ नायिका लीला की काव्य पंक्तियां याद कर रही थी, जिसका अनुवाद मैंने ही केरल प्रवास के दौरान सुना था। ललनाओं का भाग्य वैसे ही घूमता है जैसे घूमे उनकी मनोवृत्ति। ये है मनोवृत्ति डिस्कोर्स, स्त्री विमर्श का एक सूत्र है कि औरतें अपने भाग्य की निर्माता स्वयं हो सकती हैं। जैसा उनका स्वभाव, जैसा उनका विवेक, जैसा उनकी मनोवृत्ति, वैसे उनका भाग्य टर्न लेता है। तो स्त्रियों को इतना ही साहस करना पड़ेगा, उनका भविष्य उनके अपने हाथ में है। अब आगे नहीं, हमारी बातचीत बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी रही, और ये भी एक रिकॉर्ड इतिहास रहेगा कि आपने बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात की। मैं लास्ट में बस एक ही बात आपसे कहूंगा कि आप इतने दिनों से बाहर हैं और साहित्य में रचना इतनी अच्छा आप बोलती भी हैं, लेकिन बताऊं आपको कि जो बिहार का पुट आपके अंदर, आपकी बोलचाल में और बात में आ जाता है, क्योंकि मैं इसका बहुत आनंद उठा रहा था कि जैसे ये आपकी ओरिजिनलिटी अभी बरकरार है। देखिए क्या है, 25 साल जीवन के मैंने वहां काटे, उसके बाद दिल्ली आई तो सारी पढ़ाई वही हुई, पहला क्लास से लेके एमए तक तो वो टोन नहीं छूटेगा। दूसरा, मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं की। मैं चाहती तो, जैसे मैं सभा सेमिनारों में जाती हूँ तो वहाँ मैं ऐसे बात करती हूँ कि मैं आज आप लोगों से इस विषय पर बात करूंगी, ऐसे बोलती हूँ, असावधान नहीं रहती हूँ। लेकिन जब मैं आत्मीय संवाद करती हूँ, किसी से बातचीत करती हूँ, तो मैं अपने टोन में रहती हूँ, अपनी धुन में रहती हूँ, अपनी रॉ में रहती हूँ। और मैं जो हूँ सो मौलिक हूँ, ओरिजिनल पीस हूँ। मुझे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरी हरियाणवी दोस्त कहती है कि प्रेस में जाना है, जब मेरा मालवी दोस्त कहता है बैंक जा रहा हूँ पैसे लेने, तो मैं क्यों ना कहूँ कि घोड़ा सड़क पर फड़क फड़क दौड़ता है। तो हम अपनी टोन में जीते हैं, हम जहाँ के हैं वहां के हैं। मैं कोई जानबूझकर अपनी पहचान नहीं ढोती हूँ, लेकिन मैं जो हूँ सो हूँ, जैसी हूँ मैं हूँ, यही मैं हूँ। What I am, I am। नमस्कार साथियों, अरविंद जी से, अरविंद जी अब विदा लेने का वक्त आ गया है। शुक्रिया, आपने मुझे इतना मौका दिया बोलने का, इतने अच्छे सवाल, इतने अच्छे समाएं मुझे सुनने, सबका बहुत बहुत आभार। मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ तो सबको बाद में कमेंट का जवाब दूंगी। सबको शुक्रिया, सबको धन्यवाद। अब डिनर का वक्त हो गया, जाइए और डिनर करिए। सब बखैर, शुभ रात्रि। नमस्कार गीता जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।